हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि एसएससी एमटीएस और हवलदार का पेपर 4 फरवरी से शुरू हो रहे हैं और आज से ठीक 1 हफ्ते बाद आप सभी का पेपर की शुरुआत होने जा रहा है और 3 दिन बाद आप सभी का एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों ने अपना स्लॉट बुक भी कर लिया होगा। तो साथियों, आज की इस क्लास में ऐसे कुछ प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो कि आपकी शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो जिस तरह से 4 फरवरी के पेपर में जीके, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ के सवाल पूछे जा सकते हैं, हुबहू ऐसे ही प्रश्नों का पेपर आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आपके एग्जाम के लिए आज ये 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आज की ये क्लास जरूर पूरा देखिएगा, 50 क्वेश्चन जरूर तैयार करेगा। तो हमारा टारगेट एक ही है, वो 4 फरवरी। अपनी तैयारी हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से करें, क्योंकि इस बार हमें अपने शिफ्ट में अच्छा स्कोर करना है। लगातार हम लोग 6 से 7 महीने से अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यहां से केवल 1 हफ्ते का टाइम हमारे पास बाकी है। तो जितना भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग क्लास में देखने वाले हैं। तो आज का ये क्लास आपकी तैयारी पर भारी पड़ सकता है, तो इसलिए भाई ये 50 क्वेश्चन आप जरूर अच्छे से तैयार करेंगे। ओके, टारगेट भी रखिएगा 50 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन सही करने का। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। समय 1 हफ्ते का टाइम है, एक दिन में 3 क्लास करनी है, एक सुबह 8 बजे, एक दोपहर 12 बजे और एक शाम 7 बजे। ये डेली क्लास की टाइमिंग रहेगी और ये पूरी एग्जाम तक चलेगी, ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हल करिए। पहले का राइट आंसर क्या बनेगा? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? बताएंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये हेरोड डोमर मॉडल पे आधारित थी, पहली पंचवर्षीय योजना, जो कि 1951 में स्टार्ट हुई थी और 56 में समाप्त हुई थी। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में नामांकित व्यक्तियों को कितने दिनों का कार्य यानी रोजगार मिलता है? बताइए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में नामांकित व्यक्तियों को कितने दिनों का कार्य यानी रोजगार मिलता है? तो आप जानते हैं 100 दिनों का काम मिलता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। बेगम अख्तर को कौन सी उपाधि दी गई थी? बेगम अख्तर को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो इन्हें गजलों की रानी की उपाधि दी गई थी, जो बेगम अख्तर थी। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या बनेगा? 1930 के दशक के दौरान लॉर्ड जेटलैंड ने भारत के संवैधानिक सुधारों से संबंधित निम्नलिखित में से किस घटना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? 1930 के दशक के दौरान लॉर्ड जेटलैंड ने भारत के संवैधानिक सुधारों से संबंधित किस घटना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो गोलमेज सम्मेलन में यह भूमिका महत्वपूर्ण निभाई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को। सर्दियों में भारत के उत्तरी मैदानों में तापमान जल के हिमांक से अधिक नहीं गिरता, क्योंकि? बताएंगे आप सभी। ये इंपॉर्टेंट सवाल होंगे आपके शिफ्ट के लिए भाई, इसे याद करिएगा, इस पर स्टार आप बनाइए। सर्दियों में भारत के उत्तरी मैदानों में तापमान जल की हिमांक से अधिक नहीं गिरता, क्योंकि भाई हिमालय शीत साइबेरियाई पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकता है, इसलिए भाई जल की हिमांक से अधिक नहीं गिरता है जो मैदानों में तापमान होते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद यानी किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है कि राज्य को सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? तो यह अनुच्छेद 44 में उल्लेख किया गया है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को। राजश्री सिरके को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राजश्री सिरके को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इन्हें कथक से सम्मानित किया गया। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति संबंधित है? इस बार जो आपके पेपर में सवाल पूछेंगे, डायरेक्ट इस तरह सवाल पूछेंगे कि अनुच्छेद 165 में किसका वर्णन किया गया है, किसकी नियुक्ति से संबंधित है। इस तरह के सवाल आएंगे आपके पेपर में, ध्यान रखिएगा। जैसे मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति 164 अनुच्छेद के तहत होता है। जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इनका 217 से संबंधित है भाई अनुच्छेद से।
तो सवाल पूछा कि 165 में किसकी नियुक्ति संबंधित है। ध्यान रखिएगा, जो राज्य के महाधिवक्ता होते हैं इनकी नियुक्ति संबंधित है अनुच्छेद 165। तो डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को। भारत के तमिलनाडु राज्य में सूर्य देवता को यानी सूर्य देव को समर्पित फसल उत्सव के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। भारत के तमिलनाडु राज्य में सूर्य देव को समर्पित फसल उत्सव के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो पोंगल त्यौहार मनाया जाता है तमिलनाडु में। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। किसी रूसी रसायनज्ञ की आवर्त सारणी 1872 में एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बताएंगे किसके द्वारा। किस रूसी रसायनज्ञ की आवर्त सारणी 1872 में एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो दिमित्री मेंडेलेव की। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या बनेगा। 1961 में अर्जुन पुरस्कार के पहले संस्करण में कितने लोगों को अर्जुन पुरस्कार मिला था। 1961 में अर्जुन पुरस्कार के पहले संस्करण में कितने लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। तो 20 लोगों को 1961 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, उन्हें मिला था भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय का अनुपात भारतीय जनसंख्या में सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस धार्मिक समुदाय का अनुपात भारतीय जनसंख्या में सबसे कम है। तो भाई जैनियों का है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 13। 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई। बताइए, काउंट करिए भाई। 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई थी, किस नंबर की। तो 154वीं जयंती मनाई गई थी 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी की। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को। प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित थे। प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन ये किस संगीत घराने से संबंधित थे। तो ये पंजाब घराने से संबंधित थे प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन जी। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए यानी फाइनली एक हफ्ते के लिए आपको ये पूरे 1000 क्वेश्चन तैयार करना है भाई। इन एक हफ्ते यानी 7 दिनों में जीके जीएस करंट अफेयर के आप सभी पूरे 500 क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी टेस्ट के माध्यम से मिलेगा। इंग्लिश के आपको पूरे 500 क्वेश्चन मिलेंगे और ये 1000 क्वेश्चन मात्र हमने आपके लिए भाई, समय कम है तो इसलिए केवल 50 रुपीज़ का कर दिया है। इस नंबर आपको मैसेज करना है और ये पीडीएफ के रूप में अपने पास मंगाना ही। जैसे ये टेस्ट के रूप में हम आपको पीडीएफ के रूप में देंगे भाई। जैसे आप एक टेस्ट ओपन करेंगे तो इसमें आपको 25 क्वेश्चन मिलेगा। तो देखिए 25 क्वेश्चन का आपको तुरंत याद होगा। यदि आपको एक लगातार 1000 क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो आप नहीं कर पाएंगे भाई, आप उब जाएंगे। इसलिए ये टेस्ट का फॉर्मेट दिया गया बहुत ही अच्छी तरीके से। लगभग हम आपको 21 टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, यानी 21 टेस्ट में पूरा आपको 1000 क्वेश्चन रहेगा। हर टेस्ट में लगभग आपका 25-25 क्वेश्चन रहेगा, इसलिए आपके लिए आसानी रहेगा भाई। ये क्वेश्चन आप जरूर पढ़िए। पेपर में बैठने से पहले इस नंबर मैसेज करके ये आप पीडीएफ अपने पास जरूर मंगाइए। लगभग आपकी यहाँ से तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी भाई, ठीक है। तो इस नंबर मैसेज करना है और 50 रुपये पे करके ये अपना पीडीएफ के रूप में मंगाइए अपने पास, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15। दलितों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कौन सा संगठन बनाया था। दलितों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कौन सा संगठन बनाया था। तो इन्होंने बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना किया था, इनका संगठन किया था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16। संविधान का कौन सा अनुच्छेद देश के किसी भी उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का प्राधिकार देता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद देश के किसी भी उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का प्राधिकार देता है, किस अनुच्छेद में। तो अनुच्छेद 226 में है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को। किस संशोधन अधिनियम ने देश में वस्तु एवं सेवा कर लागू करने का मार्ग प्रशस्त किया। किस संशोधन अधिनियम ने देश में वस्तु एवं सेवा कर लागू करने का मार्ग प्रशस्त किया था। ये इंपॉर्टेंट सवाल भाई, ये सवाल पूछता भी है। 101वां जो संशोधन अधिनियम हुआ था तो इसमें देश में वस्तु एवं सेवा कर लागू करने का मार्ग जो है को प्रशस्त किया था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18। अशोक के शिलालेखों में मुख्यतः किस भाषा और लिपि का प्रयोग किया गया था। बताइए, अशोक के शिलालेख में मुख्यतः किस भाषा और लिपि का प्रयोग किया गया था। तो इसमें प्राकृत और ब्राह्मी भाषा का प्रयोग किया गया था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 19। बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे भाई।
बीसीसीआई की स्थापना की बात करेंगे तो 1928 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, बताएंगे कि बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे भाई? RE ग्रांट गोवन है। ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। कोई बता सकता है कि प्रेजेंट में कौन, वर्तमान में यानी इस टाइम अध्यक्ष कौन है बीसीसीआई के? कमेंट सेक्शन बताइए, होमवर्क रहेगा भाई, सभी को बताना है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को। भारतीय जनगणना में किसी व्यक्ति को साक्षर जानने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? भारतीय जनगणना में किसी व्यक्ति को साक्षर माने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो केवल 7 वर्ष है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 21 को। निम्नलिखित में से कौन भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली कथकली से संबंधित नहीं है? तो इनमें से भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली कथकली से संबंधित नहीं है, बताएंगे। जैसे देखिए, रमन कुट्टी नायर, ये तो भाई कथकली संबंधित है। कलामंडलम गोपी, ये भी है। कलामंडलम राजन भी है। लेकिन जो केलुचौड़ महापात्र हैं, यहाँ ने की गई ये उड़ीसी नृत्य शैली के हैं भाई, अच्छे से याद रखिएगा। प्लस इनको उड़ीसी नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने के लिए श्रेय भी दिया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। क्या बनेगा इस सवाल का राइट आंसर बताइए। शुरुआती 7 पंचवर्षीय योजनाओं के अंत को निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष चिन्हित करता है जो 1950 से शुरू हुई थी? शुरुआती 7 पंचवर्षीय योजनाओं के अंत को इनमें से कौन सा वर्ष चिन्हित करता है जो कि 1950 से शुरू हुई थी? ध्यान रखिएगा 1990 की। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कच्चे माल को अंतिम उत्पादों में बदलने पर ध्यान केंद्रित करता है? कौन सा उद्योग कच्चे माल को अंतिम उत्पादों में बदलने पर ध्यान केंद्रित करता है? तो भाई बी निर्माण उद्योग करता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। तो साथियों, आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेंगे भाई, क्योंकि आप जानते हैं ये क्लास आपके पूरे एग्जाम तक चलने वाली, एक भी दिन आपकी गैप नहीं होगी भाई। जैसे क्लास चली है उसी तरह रेगुलर आपके एग्जाम को देखते हुए क्लास आने वाली है। तो भाई आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करेंगे। भारतीय शास्त्रीय गायक राशिद खान संगीत के निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे? भारतीय शास्त्रीय गायक जो राशिद खान थे, संगीत के किस घराने से संबंधित थे ये बताएंगे आप सभी। तो ये रामपुर सह सावन घराने से संबंधित थे। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 को। निम्नलिखित में से कौन मगध के सिंहासन के लिए राजा बिंबिसार का उत्तराधिकारी था? मगध के सिंहासन के लिए राजा बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन था? तो अजातशत्रु थे। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। किस घटना के फलस्वरूप 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया? किस घटना के फलस्वरूप 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया था? तो बंगाल के विभाजन के समय। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, जो कि लॉर्ड कर्जन ने करवाया था, लेकिन बंगाल का विभाजन 1911 में रद्द कर दिया गया था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से ईसाई समुदाय द्वारा मनाया जाता है? इनमें से कौन सा मुख्य रूप से ईसाई समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो गुड फ्राइडे भाई, ये मुख्य रूप से ईसाई समुदाय द्वारा मनाया जाता है गुड फ्राइडे। तो डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के साथ साथ वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है? ये भाई अपने मनोमस्तिष्क में आप सवाल को फिट कर लेंगे, ये वाला अनुच्छेद कि जो कि पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के साथ साथ वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है। तो अनुच्छेद 48A में दिया गया है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 29। भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? भारत के पड़ोसी देश का जनसंख्या जो घनत्व सबसे कम है, यानी डेंसिटी कम है, वो भी भारत के नेबरहुड कंट्री का। बताएंगे आप सभी किसकी है? तो भूटान देश की है। ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 को। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? बताइए, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा भाई? तो कटहल है भाई, जैक फ्रूट है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अब यहां से एक हफ्ते के लिए आप लोग प्रेजेंट में कौन है, यानी वर्तमान में कौन है जो नई नियुक्तियां हुई है, अब सवाल आप पढ़ना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि भाई 3 से 5 सवाल हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। प्लस राज्य दर्शन के सवाल आप पढ़ना स्टार्ट कर दिए यहां से एक हफ्ते में, क्योंकि बहुत इजी है। पहले तो वर्तमान में कौन क्या है, नई नियुक्तियां, बिल्कुल इंपॉर्टेंट वाला पढ़ लीजिए भाई, क्योंकि वही सवाल आपके पेपर में कन्फर्म आएगा। उपराष्ट्रपति आप याद रहे, उनसे संबंधित अनुच्छेद याद करिएगा, राष्ट्रपति उनसे अनुच्छेद याद करिएगा, प्लस
जो कि इस टाइम किस राज्य के सीएम है, उपराज्यपाल है, राज्यपाल, उनको याद रखिए भाई, क्योंकि यहां से कम 10 नंबर आप अपने शिफ्ट में इजाफा कर सकते हैं भाई। मेरी बात मानिएगा भाई आप लोग, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत में किसी राज्य की विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को नामित करता है? भारत में किसी राज्य की विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को नामित करता है? बताएंगे कौन करते हैं भाई ऐसा? तो राज्यपाल करते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 32। तो यहां से अब देखिए हम लोग इंग्लिश के बहुत अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को देखने वाले हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एनर्जी यानी ऊर्जा का बताइए पर्यायवाची शब्द क्या बनेगा, यानी समान वाला शब्द कौन सा बनेगा एनर्जी का? फ्रैलिटी, फ्रैलिटी का मतलब क्या होता है भाई? कमजोरी होता है। फ्रैलिटी का मतलब क्या होता है? कमजोरी होता है। तो ये होगा नहीं भाई, क्योंकि हमें बिल्कुल एनर्जी के समान वाला शब्द बताना होगा। पावर ये हो सकता है भाई, क्योंकि एनर्जी मतलब ऊर्जा, यानी किस प्रकार हो जाएगा? पावर, शक्ति हो जाएगा भाई। इस टाइप मतलब क्या होता है? संघर्ष होता है। क्या होता है भाई? संघर्ष होता है। स्पीड मतलब गति होता है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या बनेगा? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म टू फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे अरुण हिज बाईसाइकिल टू स्कूल एवरी डे, यानी अरुण जो है हर दिन अपनी साइकिल से स्कूल जाता है। तो क्या होगा? अरुण हर दिन साइकिल से स्कूल जाता है, यानी भाई इसमें अरुण राइड्स, अरुण राइड्स होगा भाई। जो अरुण है वो राइड्स हिज बाईसाइकिल टू स्कूल एवरी डे, यानी सी ऑप्शन इस का राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 34। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। इकस्टैटिक यानी एक स्टैटिक, बताइए क्या होगा भाई? एक स्टैटिक का मतलब होता है आनंदित। क्या होता है भाई? आनंदित। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स क्या बनेगा भाई? जैसे हैप्पी मतलब क्या होता है? खुश होता है। हैप्पी मतलब खुश होता है। शॉक्ड मतलब स्तब्ध हो गए हम लोग, बिल्कुल शॉक्ड यानी स्तब्ध हो गए भाई। इकैस्टिक आनंदित, तो इसका सेम हमें बनाना पड़ेगा, यानी भाई हैप्पी ही तो हो सकता है। एंग्री मतलब क्रोधी, गुस्सा, ये होगा नहीं भाई। इंटरेस्टेड रुचि, ये भी नहीं होगा भाई। तो क्या बनेगा? एक स्टैटिक का सिनोनिम्स तो हैप्पी बनेगा, यानी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए भाई अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35 को। सिलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज अ ग्रामेटिकल एरर। बताइए इस सवाल का परफेक्ट आंसर क्या बनेगा भाई? सिलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज अ ग्रामेटिकल एरर। तो इनमें से कौन से सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर है भाई? सी ऑलवेज इट्स हेल्थी मील्स, बताएंगे भाई? नहीं। द सन राइज इन द ईस्ट, वी वॉचेस मूवीज एवरी फ्राइडे नाइट, बताएंगे आप सभी किस में ग्रामेटिकल एरर? तो इसी में है भाई। वी वॉचेस मूवीज एवरी फ्राइडे एट नाइट हम लोग करते हैं ना भाई। तो इसमें जैसे क्या गलती दिखाई दे रहा है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसमें एरर हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाई कर्ता वी जो है, जो कर्ता वी है ये क्या है भाई? प्लूरल बहुवचन है भाई। तो इसके साथ क्रिया का सही रूप क्या आना चाहिए? वाच आना चाहिए, वचेस आना चाहिए, बताइए? क्योंकि कर्ता जो आपका वी है एक प्लूरल बहुवचन है, तो यस इसके साथ क्रिया का सही रूप क्या होगा? वॉच होगा। देखते हैं, यानी देखते हैं भाई होगा। वी वॉच मूवी एवरी फ्राइडे नाइट होना चाहिए भाई। तो इस सवाल का सी ऑप्शन, इसमें ही ग्रामेटिकल एरर है भाई। ध्यान जो क्रिया वॉच है यहाँ एक वचन क्रिया है, जो ही सी या इट जैसे एक वचन कर्ता के साथ प्रयोग की जाती है, आप जानते हैं। ठीक है, वी के साथ वॉच का प्रयोग होगा बिल्कुल परफेक्ट। एस इसमें नहीं आएगा, तो इसलिए इसमें क्या है? ग्रामेटिकल एरर, जो कि सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 37 को। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रेक्टिफाइड द अंडरलाइन स्पेलिंग एरर। एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का करेक्टली स्पेलिंग पूछा भाई, क्या होता है भाई स्पेलिंग? ACCIDENT, ये भी तो वही लिखा है भाई, यानी इसमें लगता है ए यहाँ पे रहा होगा भाई। एक्सीडेंट का स्पेलिंग आप अच्छे से याद रखिएगा भाई। देखिए इसमें भी सेम, बी ऑप्शन में सेम दिया है भाई, जो कि आपका अंडरलाइन किया है। एक्सीडेंट का स्पेलिंग पूछा था भाई, लेकिन इस प्रश्न में गलत दिया होगा, ऑप्शन में सही करना था। तो ध्यान रखिए ये आपका ACCIDENT होता है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 37 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। प्लीज लिसन टू ऑल अनाउंसमेंट, बताइए क्या बनेगा? प्लीज लिसन टू ऑल अनाउंसमेंट क्या होगा भाई? हंगरली,
क्या हो जाएगा हंगेरली की अटेंटिवली, यानी आप सभी प्लीज सुनो अनाउंसमेंट को अटेंटिवली, बिल्कुल अच्छी तरीके से सावधान में। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा इसमें। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 38। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो बताइए निमेश भाई इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, सभी बताएंगे। ट्रिपल मतलब क्या होता है, तुच्छ होता है। ट्रिपल मतलब तुच्छ होता है। सरेंडर मतलब समर्पण, समर्पण होता है ना भाई, सरेंडर मतलब। डिस्गस्ट का मतलब क्या होता है, घृणा होता है। डिस्गस्ट का मतलब क्या होता है, घृणा होता है। कंसिस्टेंट यानी जो हम कंसिस्टेंस रहते हैं उसका स्पेलिंग क्या होता है, CONSISTENCE होता है भाई, लेकिन इसमें देखिए गलत दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रेक्टिफाई द अंडरलाइन स्पेलिंग एरर। द रेनबो ओनली अपीयर आफ्टर हरिकेन। बताएंगे क्या बनेगा भाई, इंद्रधनुष केवल तूफान के बाद ही दिखाई देता है भाई, या बारिश होती तब भी उसका इंद्रधनुष दिखाई देता है। हरिकेन, हरिकेन मतलब चक्रवात होता है, लेकिन उसका स्पेलिंग आपका डी ऑप्शन सही है, HURRICANE होता है। इसमें देखिए HURI सिंगल आर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये गलत है, तो डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 को। व्हाट डज इट इंप्लाई व्हेन पीपुल से टू रीड बिटवीन द लाइन्स। ये अच्छा सवाल है भाई। व्हाट डज इट इंप्लाई व्हेन पीपुल से टू रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी जब हम लोग कहते हैं कि पंक्तियों के बीच पढ़े तो इसका क्या मतलब होता है। जब भाई हम लोग कहते हैं कि पंक्तियों के बीच पढ़े, पंक्तियों के बीच पढ़े तो इसका क्या मतलब होता है, बताएंगे। यानी अर्थ निकलने की क्षमता के साथ पढ़ना होता है, यानी उसमें क्या बोलते हैं, टू रीड विथ एन एबिलिटी टू इन्फर द मीनिंग। यानी जब हम कहते हैं ना कि अर्थ निकलने की क्षमता के साथ पढ़ना चाहिए भाई, यानी इस का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। जब लोग कहते हैं कि पंक्तियों के बीच में पढ़े तो इसका क्या मतलब बताया, यानी अर्थ निकालने की क्षमता के साथ पढ़ना चाहिए भाई जो हम भी पढ़ें, यानी क्या होएगा, टू रीड विथ एन एबिलिटी टू इन्फर द मीनिंग होगा भाई, सी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 41। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। अ पीस ऑफ केक, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। केक का एक टुकड़ा, ऐसा कुछ जो करना या पूरा करना बहुत आसान हो, ऐसा कुछ जो करना या पूरा करना बहुत आसान होता है, उसको क्या बोलते हैं, अ पीस ऑफ केक। केक का एक टुकड़ा, हम ऐसे तो भाई अ पीस ऑफ केक इसका मतलब होता है कि केक का एक टुकड़ा, लेकिन इस मुहावरे का मतलब है कि ऐसा कुछ जो करना या पूरा करना बहुत आसान होता है, यानी इजी टू डू और अचीव हो जाएगा भाई, यानी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है ध्यान रखिएगा आप लोग, इजी टू डू और अचीव यानी करना या प्राप्त करना आसानी से। चलिए अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 42। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। ही इज टायर्ड टू फिनिश हिज होमवर्क। वो अपना होमवर्क पूरा करने में थक गया, यानी ही इज क्या होगा भाई, ही इज टू मच हम बोलते हैं ना, यानी टू टायर्ड, TOO वाला होगा भाई, सी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या बनेगा। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। द वर्कर हैड बीन रिपेयरिंग द मॉल रोड इन टाउन फॉर सेवरल डेज नाउ। बताएंगे, अब सेंटेंस को पहले पढ़िए। द वर्कर हैड बीन रिपेयरिंग द मॉल रोड इन टाउन फॉर सेवरल डेज नाउ। इसमें भाई जो नाउ है ना ये गलत है, क्योंकि भाई यह भूतकाल पास्ट को दर्शा रहा है भाई, जबकि हैड बीन रिपेयरिंग क्रिया भी भूतकाल को दर्शाती है, आप सभी को मालूम होगा। जो ये नाव है, नाव गलत है, क्यों गलत है भाई, यह भूतकालीन पास्ट को दर्शा रहा है, जबकि जो हैड बीन है, ये जो आपका हैड बीन है, हैड बीन रिपेयरिंग है, क्रिया भी भूतकाल को दर्शाती है, जिससे विरोधाभास पैदा होता है भाई, आप सभी को मालूम होगा जिससे क्या होता है, विरोधाभास पैदा होता है। ठीक है, नाव के स्थान पे दिन का प्रयोग होना चाहिए, नहीं सेवरल डेज ना होना चाहिए भाई। तो नाव कौन से, ये पूरा सेवरल डेज नाव, ये पूरा खंड आपका एरर है भाई, ग्रामेटिकल एरर है। तो देखिए बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर बनेगा कि कौन सा बनेगा, नहीं भाई द वर्कर हैड बीन रिपेयरिंग, ये आपका बिल्कुल क्या भाई एरर है, इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। द वर्कर हैड बीन रिपेयरिंग, ये पूरा आपका क्या है एरर है भाई, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से सी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर बनेगा। नाव के स्थान में भी देन का प्रयोग होगा भाई। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 44।
अब यहाँ से हम लोग मैथ के सवालों को हल करेंगे भाई। मैथ के भाई आप इंपॉर्टेंट सवाल को सॉल्व करेंगे। मैथ के जितना भी हम क्वेश्चन क्लास में डेली करवा रहे हैं उसको आपको जरूर देखना है भाई। यदि एक टोकरी में सेब और नाशपाती 5:8 के अनुपात में है तो टोकरी में नाशपाती का प्रतिशत कितना होगा। यानी भाई टोकरी में सेब और नाशपाती है जो कि 5+8 के अनुपात में, यानी टोटल फल कितने हो जाएंगे भाई, 13 फल हो गया भाई। पूछा किसका है, नाशपाती का। टोकरी में नाशपाती का अनुपात कितना, 8। टोटल फल आपका 13, यानी बटे में हो जाएगा 13, प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर दीजिए। यहाँ से 800 बटे में 13, 13 छक्का 78, 2, 13 कम 13, यानी 61.54% है, जो कि पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। जब 800 में 13 का भाग करवाएंगे तो 61.54% आएगा, जो कि पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए भाई अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 45 को। देखिए, दो संख्याएं 7:9 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समावर्त 630, संख्या ज्ञात करिए। चलिए दोस्त हल करिए भाई। संख्या दे, सबसे पहले जब संख्या दे तुरंत आप लोग 7x 9, पहले तो आपको 9x और 7x के टर्म में देना ही देना है जब संख्या दे अनुपात में, और उनका लघुत्तम समवर्त 630 है, यानी उनका जो लघुत्तम समवर्त है वो कितना है भाई, 630 है। यानी अब यहां से आप लोग मल्टीप्लाई करिए, 7 और 9 का कितना आएगा भाई, एलसीएम 63 आएगा। 63x बराबर 630, यहां से x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 630 बटे 63, यानी यहां से x की वैल्यू 10 निकल के आ गई। पूछा कि संख्या ज्ञात करी, एक 7x है एक 9x है, यानी एक संख्या 70 आ जाएगी एक 90 आ जाएगी, तो 70 90 यानी सी ऑप्शन। जब x की वैल्यू हमने 10 निकाला है तो 7x यानी x की वैल्यू जब 10 रखेंगे 70 हो जाएगा। 9x है, x की वैल्यू 10 रखेंगे तो 9 10 में 90 हो जाएगा। तो ये दो संख्या है भाई 70 और 90, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर, यहां तक आप सभी किसी प्रकार का डाउट बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 को। 4 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 3500 पर साधारण ब्याज रुपीज में ज्ञात करिए। तो भाई आप सभी से सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, क्या होता है, प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम बटे में 100। प्रिंसिपल कितना दिया भाई 3500, रेट हमेशा परसेंटेज में 4%, टाइम आपका 4 वर्ष बटे में 100, 2 जीरो कैंसिल, 3500 का कितना होता है, 4 पंजे 20 का 0 2, 4 तेई 12 2 14 140 मल्टीप्लाई 4, 14 चौका 56 560, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या बनेगा। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 500 रुपये में खरीदा और 400 रुपये में बेच दिया, तो उसका हानि या प्रतिशत ज्ञात करिए। जैसे आप कोई वस्तु 500 रुपये में खरीद रहे हैं और आप उसे 400 में बेच दे रहे हैं, यानी यहां से तो आप सभी को 100 रुपये घाटा लग जाएगा भाई, क्योंकि आपने कोई सामान 500 खरीदा और 400 में बेचा, तो आप सभी को 100 रुपये घाटा। किससे घाटा हो रहा है, ये 500 से घाटा हो रहा है, जो आपने स्टार्टिंग यानी कास्ट प्राइस पे जो आपने खरीदा है। मल्टीप्लाई 100 करें क्योंकि हमें हानि प्रतिशत निकालना है, तो 00 से 00 कैंसिल, 100 का भाग आप जब 5 में कराते हो कितना होगा, 20% होता है, यानी उसका हानि कितना होगा 20% का, जो कि पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 को। एक निश्चित कूट भाषा में होस्ट को 2846 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और टीम को 3587 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में केवल टी के लिए कूट क्या होगा। सिंगल टी पूछा है, जब सिंगल टी पूछता है तो हमने आपको क्या बताया, कॉमन चेक करने के लिए। जैसे होस्ट में देखिए टी है और टी में भी टी है, जब कॉमन टी मिल गया तो इसका मतलब कि इनके कोड यानी नंबर में कोई ना कोई नंबर कॉमन मिलेगा। 8 देखिए इसमें भी है, 8 इसमें भी है, यानी टी का कोड क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 को। 2 सवाल फिक्स है यहां से आप सभी के शिफ्ट में, हर शिफ्ट में 2 सवाल इस यही टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक निश्चित कूट भाषा में लाइफ इज रूट को टीपी सीके जीएन के रूप में लिखा जाता है। दिस इज नॉट लाइफ को GNDISB के रूप में लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में लाइफ को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो आप सभी से लाइफ पूछा है, उस प्रकार जैसे आपसे टी से पूछा था कोड, तो इस बार लाइफ, तो उसी प्रकार देखिए कॉमन देखिए लाइफ इसमें भी है लाइफ इसमें भी है, दोनों में लाइफ कॉमन है, इसका मतलब कि इनके दोनों कोड में भी कोई ना कोई कॉमन मिलेगा। जीएन देखिए, जीएन इसमें भी जीएन इसमें भी, यानी दोनों में जीएन भाई है, यानी इस सवाल का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है भाई, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का सॉल्व करिए आप सभी। तो
क्या दे रखा है सवाल, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। 3 सवाल भाई हर शिफ्ट में ये पक्का आपके पेपर में पूछ कर जाएगा। जैसे ये समीकरण आपका दिया है, प्लस माइनस को बदलना, यानी प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, गुणा की जगह भाग, भाग की जगह गुणा रखना है। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे भाई। पहले समीकरण को बना लेते हैं। 121 प्लस है तो माइनस में, 1 माइनस है तो प्लस में, 6 भाग है तो गुणा में, 16 गुणा है तो भाग में। समीकरण तैयार है, इसमें बॉडमस के नियम अप्लाई करिए। 121 माइनस 1 प्लस 6 गुणा 8 का भाग 16 में 2 बार में। 121 माइनस 1 प्लस 12, ये प्लस 12 है, ये प्लस 121 है, कितना हो जाएगा भाई 133 माइनस 1 यानी 132, जो कि भाई पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों ये फाइनली 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, जो आपके शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वही क्वेश्चन साथी हम डेली क्लास में कर रहे हैं। डेली आप सभी क्लास करें और जो पीडीएफ हम आपको दे रहे हैं उसको आप जरूर लीजिएगा भाई। एग्जाम से पहले बहुत ही शानदार तरीके से सारे क्वेश्चन को तैयार करना है और डेली पूरा क्लास आप देखा करिए भाई, एक भी दिन क्लास में गैप नहीं करेंगे, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे। ओके, तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं दोपहर 12 बजे एक नए क्लास के साथ बहुत अच्छी तरीके से। ओके, तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों ने अपना स्लॉट बुक कर लिया होगा भाई, अभी तक जितने स्टूडेंट नहीं किए वो कर लीजिएगा भाई, क्योंकि एग्जाम से एक हफ्ते पहले आप सभी को अपना स्लॉट बुक करना अनिवार्य है। ठीक है, सभी साथी कर लेंगे भाई। और भी कोई डाउट होती है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर शेयर करिएगा, सबका कमेंट हम चेक करते लगातार हर एक क्लास का। ठीक है, तो आप सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।